हर हर महादेव दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, संविधान के बारे में जो मूल अधिकार बता दिया था, उस मूल अधिकार के बाद आज नंबर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इन्हें कौन लागू करता है, ये किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहाँ से लिए गए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसी तमाम चीजों के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रमुख रूप से परीक्षा में ऐसे तमाम क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे वहां पे हमारा क्या होता है, सर चकराने लगता है। इसको देखते हुए और समझ जानकारी लेते हुए संविधान के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको अवश्य प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण व संविधान संबंधी बातें आपको अच्छे तरीके से पता होती जाए हमारे माध्यम से। अब क्या है, अब बात हम करते हैं आयरलैंड की। किसकी करते हैं बात? हम बात करते हैं आयरलैंड की। किसकी? आयरलैंड की। संविधान का जब निर्माण होता रहा, संविधान का निर्माण जब होता रहा, तो संविधान के निर्माण के दौरान हमारे देश के बहुत महान नेता जैसे भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, ये सब क्या करते नहीं, देश के विभिन्न देशों में जाए के वहाँ के महत्वपूर्ण चीज का देखें और उठाए के लाए का हमें संविधान में डाल दिए। वही दौरान कहाँ पहुंच गए आयरलैंड। आयरलैंड में देखिए कि इतना अच्छे तरीके से राज्य चलते बाटे, राज्य एकदम टॉप लेवल पे बाटे। तो महात्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रहना आएगा, वे तुरंते कहा था अब हम एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अपने संविधान में डालब। तो आयरलैंड से तुरंत ही वे संविधान नीति निर्देशक तत्व का उठाई नहीं और लाई के अपने संविधान में बना दिए और रखिन कहाँ, रखिन भाग 4 में। कहाँ रखिन? भाग 4 में। भाग 4 के अंतर्गत ये लाई के नीति निर्देशक तत्व का अच्छे से रख दी और अनुच्छेद के रूप में डिवाइड कर दी। अनुच्छेद नंबर बताइन कि अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक जितना रही हैं वे सब काम हुए, वे सब हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहीं ठीक बा? और सबसे प्रमुख रूप से शर्त लागू कर दी कि ई जवन है जितना न्यायालय है भारत के, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, चाहे वह हाई कोर्ट हुए, चाहे सबसे बड़का न्यायालय जो था सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बाटे, वह यका बदल न पाए। अगर राज्य के इच्छा के अनुसार रहे, राज्य का चाहे तो अपने हियाँ लगाए और ना चाहे तो न लगाए, कौनो जोर जबरदस्ती कौनो व्यक्ति के क्या का लगा ना सकते। तो संविधान में बताई गया कि राज्य के मतलब केवल स्टेट ना, स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यह केंद्र सरकार भी राज्य बताता है और साथ साथ बताता है हमारा राज्य। राज्य मतलब स्टेट, ठीक? यानी कि चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार मान लिया, चाहे चला जा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, तमाम जन महाराष्ट्र वाष्ट्र, ठीक? ये तमाम चीज बताओ बाटे। और प्रमुख रूप से ये का सबसे परीक्षा में ये पूछ जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का बनावे के महत्वपूर्ण बाटे। लोक कल्याणकारी राज्य बनावे के जिम्मेदार बा। ये बहुत परीक्षा में तमामों बार, हजारों 500 बार ये पूछ चुका बाटे कि लोक कल्याणकारी राज्य के बनावत है। तो प्रमुख रूप से जवन अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह क्या करत है, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापित करत है। अब प्रमुख रूप से यका हमारे संविधान के सलाहकार, यानी संवैधानिक सलाहकार, जिसका नाम जेके नाम है BN राव। BN राव के बहुत जन जानते नहीं है पूरा नाम, तो इनका नाम बाटे बेनिगल नरसिंह राव। तो ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार है। संविधान तो लिखे का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
प्रमुख रूप से थे, लेकिन उनके पीछे जो थे, यानी कि पीछे से सलाह दिए वाला कार्य करता रहा BN राव जी कर रहे थे। तो BN राव कहता है कि संविधान के जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार का बाटे व्यक्ति के आजादी संबंधी। अगर कोनो व्यक्ति जहाँ चाहत बा रहत बा, खात बा, पियत बा, गावत बा, नाचत बा, कुछ भी करत बाटे, लेकिन वो ध्यान में रखे कि देश के सुरक्षा भंग न पावे, तो प्रमुख रूप से आजाद बाटे। तो BN राव का कहता है ये का दूसरा मान लिया, ये दूसरा मूल अधिकार आटे। तो उनके अकॉर्डिंग राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? दूसरा हमारा मूल अधिकार है, लेकिन यह मूल अधिकार किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेगा। लगे कहाँ? लगे कोनो राज्य के ऊपर। ठीक, अब पहले से ही बता रहे हैं कि राज्य के ऊपर डिपेंड बा, चाहे तो केहू दिए चाहे केहू न दिए। यानी कि सीधा सा बतलाई के बाटे कि इस सुप्रीम कोर्ट में लागू ना कह सकते का अपील कई के। तो ये 3, 4, 5, 6 प्रश्न का बाटे हमारे परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पूछ लेते और खोपड़ी घूम जाते। अब प्रमुख रूप से बातचीत की जाए एक बारे में, अनुच्छेद के बारे में बातचीत की जाए। यह 4-5 प्रश्न आवत है। कहाँ से लगे बा? तो आयरलैंड से लगे बा। कौने भाग में बा? तो भाग 4 में बा। कौने अनुच्छेद में बाटे? तो 36 से 51 तक बाटे। लोक कल्याणकारी राज्य के बनावत है? तो नीति निर्देशक तत्व बनावत है। प्रमुख रूप से इसे क्या हम न्यायालय में लागू कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, अपील करके हुआ ना कह सकते। ये 4-5 चीज के बारे में जानकारी ऊपरी ऊपरी रही। अब प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक का बाटे, एक बारे में अच्छे तरीके जानकारी देखा। अनुच्छेद नंबर 36, अनुच्छेद नंबर 36 में यह बताया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है? बताई जाती है कि राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य मतलब राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के वृद्धि के बारे में कैसे कैसे वृद्धि हुए, प्रमुख रूप से इस छोटा राज्य से उठ के बड़ा राज्य कैसे हुए, इन सब के बारे में यानी कि इस परिभाषा पूरा खखोड़ दें यहाँ अनुच्छेद नंबर 36 में। इसे प्रश्न आवत ना परीक्षा में। प्रश्न आवत कहाँ से? प्रश्न आवत है अनुच्छेद नंबर 27 से। 27 का थे 37 से। 37 का कहिए थे 37 का हाथ बा ये न्यायालय में का हुए, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि कितनो जोर दबाव डाला या का तू अपने राज्य के अनुसार या अपने राज्य में जहाँ रहा था वहाँ दबाव से या राज्य सरकार से, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में ही, तो उत्तर प्रदेश में ही तो मान लिया हमें कुछ आज़ादी ना मिलते बाटे, तो हम योगी के ऊपर दबाव डाल के, माननीय योगी जी के ऊपर दबाव डाल के एक हम लागू ना करा सके या एक हम बदलवा ना सके। तो प्रमुख रूप से न्यायालय में का हुए, न्यायालय में लागू न हुए। जैसन बाय चाहे तो दिए और चाहे तो वे न दिए, कोनो भी राज्य सरकार। ये प्रमुख रूप से एक देखिए एकदम साफे साफ बता दिए बा। अब अनुच्छेद नंबर 38 में बात करी जात बा। 38 में बहुत दमदार चीज बताई गई बा। बताई क्या होगा बा? बताई गई बा राज्य की वृद्धि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तरीके से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ई का बा? तो सामाजिक का सीधा सा मतलब बा समाज का बा। समाज, समाज में देखता है कि बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे वर्ण हैं यानी कि जातियां हैं। तो जो जातियां हैं वो एक प्रकार की, अगर आप जात की भावना रख रहे हैं अपने अंदर तो समाज खोखला होता जाता है। तो अगर राज्य की वृद्धि करना है आपको तो क्या करेंगे आप? समाज को ऊपर उठाने के लिए जो भेदभाव है उस भेदभाव को खत्म करेंगे। साथ ही इसी में बताया गया है आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण क्या है? आरक्षण आपको बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए आप। आरक्षण मतलब मान लीजिए कोई जाति है, ये मान लीजिए जनरल है, 80 है, ओबीसी तमाम जातियां हैं। तो जो ऊपर बढ़ रहे हैं वे तो ऊपर बढ़ेंगे ही और हमेशा बढ़ेंगे,
लेकिन जो पीछे रह रहे हैं उनको एक स्तर में लाने की जो व्यवस्था है वही क्या है, आरक्षण है। आरक्षण का सीधा सा मतलब यही है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं वह तो आगे बढ़े, जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहे हैं सरकार उनको छूट देगी ताकि वे एक बैलेंस में आ जाएं, जिससे क्या हो, राज्य की वृद्धि हो। उसके बाद बात की जाती है आर्थिक की। आर्थिक का सीधा सा मतलब होता है धन या पैसा। क्या होता है, पैसा होता है। समाज में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा बाटे कि प्रमुख रूप से राशन दे दिया और कुछ व्यक्ति का पेंशन मिलता बा। अब पेंशन से उनके तो जीविका चलती बाटे और राशन से उनकी जीविका चलती बा। तो एक प्रकार के जब वे अमीर रही हैं तब समाज का होए, अमीर होए। जब समाज अमीर होए तो पूरा राज्य अमीर होए। यानी कि उनका क्या होए, अगर आर्थिक सहायता कोनो व्यक्ति के कही जाए या आर्थिक रूप से मजबूत रहे तब राज्य का होए, एकदम मजबूत होए। और राजनीतिक मतलब विचार, अगर विचार उनके अंदर बाए तो राज्य कन्फर्म है आगे बढ़े। तो ये बात कही बात है अनुच्छेद नंबर 38 में। राज्य की वृद्धि के लिए कौन कौन जरूरी है, तो समाज जरूरी है, उसके यहाँ धन जरूरी है और प्रमुख रूप से कुछ विचार जरूरी है। अगर ये सब रहेंगे तो राज्य की जो है वृद्धि अच्छे तरीके से होगी। उसके बाद क्या है, बात कही जाए अब की 39 का, अनुच्छेद नंबर 39 का। अनुच्छेद नंबर 39 में ये बताया गया है, चाहे कौनो स्त्री होए और चाहे कौनो पुरुष होए, ये चाहे स्त्री चाहे पुरुष दोनों जने का समान काम किताएं, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। प्रमुख रूप के एक समझा एग्जाम्पल से, समझा एग्जाम्पल से मतलब एक मान लिया दरोगा पद बा, सरकारी दरोगा पद बा। यह दरोगा पद पे क्या है, एक महिला बाटे यानी कि महिला दरोगा और एक मान लिया पुरुष दरोगा के बा, पुरुष दरोगा है। अब दोनों यहाँ जो दरोगा हैं तो महिला के वेतन पुरुष दरोगा से काहे कम हुए भाई, जवन काम इनके रहे हुए काम तीनों बाटे। जितने पढ़ लिख के ये बना है दरोगा उतने पढ़ लिख के दरोगा बेचारी इहो बनी बाटे, पैसा फिर काहे कम हुए। तो सरकार बतावत बाटे, राज्य सरकार ये अपने खिया का करे कि चाहे वह काम की तरह कोनो पुरुष अप्लाई करे या पद पे रहे या कोनो महिला रहे, दोनों जने का वह समान पद के लिए समान काम के लिए एकदम बराबर वेतन चाहिए। अगर इनका 40,000 मिलता बाटे मंथली यानी महीना का है तो 40,000 मिलना चाहिए। अगर कम मिला तो कुछ कह ना सकते हैं, कम मिले भाई राज्य को बड्डी बंडवा। लेकिन अनुच्छेद नंबर 39 में बताई गई बाटे कि दोनों जने का मिले समान वेतन मिले चाहिए। अब अनुच्छेद नंबर 39 में का बाटे, 39 में एक नंबर और जोड़े हैं, एक भाग और जोड़े हैं जका 39 का कहते। 39 का जहाँ का खा 1 2 3 या ABCD मिल जाए तो सीधा सा मतलब वहाँ जान लिया जाए का हुए यका बादी में संशोधन कई के जोड़ा गा बाटे। संविधान में एक प्रक्रिया क्या होती है, संशोधन, यानी कि जो हमारे उस संविधान के निर्माण के दौरान कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो अब आ रही हैं तो उनको संशोधन करके जोड़ा जा रहा है। प्रमुख रूप से 39 का मैं ये बताया जाता है कि समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता का मतलब क्या है, सामान्य न्याय क्या है, यानी कि एक बराबर न्याय, ना तो केहू कम ज्यादा और ना तो केहू अक्को ना। यानी कि सीधा सा मतलब जान लिया, अगर दो पक्ष में लड़ाई हुई बाटे और दोनों जने आपन FIR कहाँ लिखाए हैं, थाना में लिखाए हैं, तो सरकार या राज्य सरकार या थाना कर्तव्य बाटे कि जो व्यक्ति गुनहगार है वो गुनहगार व्यक्ति का करे सजा दिए और बाकी जो मन गुनहगार ना है उनका रिहा कर दिए। तो अनुच्छेद नंबर 39 में का जोड़ा बाटे समान न्याय, यानी कि पता लगे जे मारे बाय उ तहरत बाय और जे मार खाए बाय उ जेल में बाटे, समस्या हुई है। तो संविधान या कानून लागू नहीं होते, दोनों ने कह दिया एकदम समान न्याय दिया, जे मारे बाटे उ जेल में रहे और जे बेचारा मार खाए बा अस्पताल में रहे। निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क मतलब बिना पैसा के, विधि मतलब कानून के, सहायता मतलब हेल्प करा। ठीक, तो संविधान में ये बताई गई बाटे
कि अगर कोनो भी व्यक्ति तुमसे संविधान के बारे में या कोनो नियम कानून के बारे में अगर जानकारी लेत बा तो बिना पैसा के ओका जानकारी दिया। अगर पैसा ले बा तो ही समस्या हो जाए, एक प्रकार के तू कानून के उल्लंघन करता है तो वही जेल कटबे आराम से बैठ के नून रोटी वहीं। और बाद 39 नहीं, अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 का है 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अब 40 बताओ से पहले एकदम एक हम फिर से अच्छे से रिवाइज करते ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, एकदम तहत बैठ जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो प्रमुख रूप से लिया गया है आयरलैंड से। कौने भाग में रखा हुआ, तो भाग 4 में रखा हुआ। कौने अनुच्छेद में रखा हुआ, तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक रखा हुआ है। प्रमुख रूप से ये बताई गई बाटे कि राज्य का कल्याणकारी करता की जरूरी बाटे, तो नीति निर्देशक तक जरूरी बाटे। एक बताई गया है कि ये कोनो न्यायालय में परिवर्तनों न हुए। और अनुच्छेद नंबर से देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य का मतलब कोनो लोकल गवर्नमेंट या कोनो स्टेट गवर्नमेंट या कोनो सेंट्रल गवर्नमेंट। अनुच्छेद नंबर 37 में बताई गया स्पष्ट तरीके से ये अगर चाहे तो राज्य अपने इच्छा अनुसार का लागू करे और चाहे तो न लागू करे। एक कोनो भी न्यायालय में तो जबरदस्ती दबाव का लगवा ना सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 में कहा हुआ राज्य की वृद्धि के लिए यानी कि राज्य के विकास के लिए क्या जरूरी है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि इन तीनों चीजों में अगर क्या होगा हमारा समाज निपुण होगा तो राज्य की क्या होगी आराम से वृद्धि हो सकती है। 39 में बताया गया है कि चाहे कोनो पुरुष हो चाहे कोनो स्त्री हो, दोनों जने का अगर समान काम बा समान पद बा तो समान वेतन मिले चाहिए। 39 में एक जोड़ी आबादी में संशोधन के जरिए अनुच्छेद नंबर 39 का एम्मा बताया गया बाटे समान न्याय हो चाहिए, यानी कि न्याय दुनिया का एकदम बराबर हो चाहिए। और साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति आपसे क्या मांग रहा है, आपसे कोई सहायता मांग रहा है कानून संबंधित, आप उसको बिना पैसे की सहायता दीजिए। प्रमुख रूप से इन सभी बातों को आपने अच्छे तरीके से जाना। उसके बाद अब बात की जाती है अनुच्छेद नंबर 40 की। ठीक, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, तेरा गम अगर न होता तो शराब न पीता। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 40 का अनुच्छेद नंबर 40 अनुच्छेद नंबर 40 का है। अनुच्छेद नंबर 40 यह है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायत का जाना कि ये ग्राम पंचायत के जरिए ही तोहरे इर्द गिर्द तोहरे मोहल्ले में के बना हुआ है, प्रधान बना है। तो प्रमुख रूप से जब संविधान के निर्माण के बात होत रही है या संविधान निर्माण होत रहा है तो गांधी जी से और भीमराव अम्बेडकर से भई पंगा बहस हो गए और करकरे बहस हो गए। गांधी जी से और किसे, अम्बेडकर जी से। किसे, अम्बेडकर जी से। उन्होंने बताया, अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर आप ग्राम पंचायत का गठन कर रहे हैं तो एक प्रकार के आप देश को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ग्राम पंचायत रहेगी तो लोगों का एक प्लेटफॉर्म होगा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया कि मान लीजिए किसी के केहू के चक्रोड व्यवस्था या केहू के जो नाली बाटे, केहू के नलिका का, केहू के बाउंड्री के लेके जो समस्या हो जाए तो वह समस्या कहाँ चली है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो छोटी छोटी समस्याओं को निपटाने के लिए वे एक प्रकार के संगठन का निर्माण करना चाहते थे जिसको कहा गया ग्राम पंचायत, यानी कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में लोकल गवर्नमेंट। इसी के तहत क्या होता है, प्रधान की नियुक्ति होती है जो हमारे मोहल्ले हमारे ग्राम के अनेक बातों का क्या करते हैं, ध्यान देते हैं और हमारी समस्याओं को हल करते हैं। इन्हीं को क्या हो गया, इन्हीं। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 40 में ही प्रमुख रूप से गांधी जी के इस बात को लेके रखा गया। जब गांधी जी
बात कहनी तो नहीं कि बात कहे, इनकी बात से सहमति होकर सबसे पहले अगर ग्राम पंचायत का गठन किया गया था तो किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर। नागौर जिले में सबसे प्रथम 2 अक्टूबर यानी 1959 को गांधी जी के द्वारा यानी गांधी जी के विचार से ही नागौर में सबसे पहले क्या हुआ था? ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। ठीक, अब ग्राम पंचायत के गठन की बाद अनुच्छेद नंबर बात आती है। ग्राम पंचायत अलग टॉपिक है, किसी दिन इसको अच्छे से पढ़ा देंगे। अनुच्छेद नंबर 41 की। अब अनुच्छेद नंबर 41 क्या है? अनुच्छेद नंबर 41 प्रमुख रूप से 41 देखा कहा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अब दशा कैसे बा? कोनो आदमी जब बुढ़ा हो जाते, अब बुढ़ा सब कोनो ना, जब केहू का चिकित्सक आवश्यकता पड़त है, ये कहे चिकित्सक है, या कोनो बेचारा विकलांग आदमी बाटे, विकलांग आदमी बा, ठीक, या कोनो सामाजिक आदमी मान लिया, जैसे अपने सब सामाजिक आदमी, या सिंपल साधारण मान लिया, उदाहरण एक एग्जाम्पल मान लिया 100 नंबरिया जैसन मारपीट होत है या कुछ समस्या हुआ है, तुरंत 100 नंबर मिलावत है और तुरंत पुलिस आयत है। तो कुछ दशे में आवत ना कि हमेशा आयत है, जब मारपीट हो या कोनो लड़ाई हो, कोनो पंगा हो, कोनो झगड़ा हो, तो क्या कर 100 नंबर मिलोबिया, और जैसे 100 नंबर मिलोबिया पुलिस तुरंत ही आए, या फिर पुलिस ने माना एम्बुलेंस मान लिया। जब तू घायल हो गया या एक्सीडेंट हो गया या बीमार रह गया तो क्या हो जाए, तुरंत 100 नंबर तुरंत क्या हो एम्बुलेंस आए तो कल लेके जाए अस्पताल। यानी कुछ दशा में क्या होता है, आप सरकारी सहायता ले सकते हैं। यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 41 में एकदम स्पष्ट तरीके से बताया गया है। बुढ़ापा में क्या है कि बुढ़ापे व्यक्तियों का जो पेंशन होता है, उन्हें देखो वृद्धा पेंशन आता नहीं है, तो वृद्धा हो जाने के कारण उनको क्या दे रहा है, सरकार सहायता दे रहा है। और कुछ चिकित्सा बात की है मैंने अभी एम्बुलेंस के बारे में। और कुछ विकलांग व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके इर्द गिर्द क्या है, कुछ ऐसे विकलांग व्यक्ति हो जिनको 3 पहिया मोटर होता है जिस पे बैठ के चलते हैं, उनको दिया जाता है। और कुछ सामाजिक आदमी मतलब ऐसे अपने सब 100 नंबरिया भा एम्बुलेंस बा, बेचारा का हो जाए बीमार हो जाए तो का हो जाए 100 नंबर आई जाए, तो 100 नंबर बीमार हो पाए। अब बात कही जाए अनुच्छेद नंबर, समझ आएगा, यानी कि ऐसा दशा में का होता है, चाहे बूढ़ा व्यक्ति रहे, चाहे कोनो बीमारी संबंधी रहे, दवाई संबंधी रहे, या फिर कोनो विकलांग आदमी रहे, या फिर कोनो एकदम आम आदमी मान लीजिए हम आप, इन सभी में क्या होगा, इन सभी स्थितियों में अगर आपको समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सरकारी सहायता ले सकते हैं। सरकार ये आपको छूट दिया हुआ है। देखो संविधान हमारा इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि ना तो ये किसी के लिए कठोर है ना तो नरम बाटे, हल्के में कहना ले। अब बात कीजिए अनुच्छेद नंबर 42 के, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 42 का 42 में क्या बात बा, 42 में कहत बा न्याय संगत मनोचित दशा व परसून सहायता ये खासकर जो हमारे इर्द गिर्द के लेडीज हैं उनका देख के बहुत खास बनाई बाटे। खास क्या बनाया बा, परसून सहायता मतलब होता है जब उनका डिलीवरी समय हो जाता है तब ये प्रमुख रूप से काम दिया था। जैसे पहले एक देख लिया परसून सहायता क्या है। परसून सहायता, मान लीजिए कि कोई ऐसी स्त्री है जो सरकारी सर्विस कर रही है, मान लीजिए क्या है वो ग्रुप डी में है, किसमें है, ग्रुप डी में। जब वह ग्रुप डी में है और मान लीजिए उसकी डिलीवरी होने वाली है, अब डिलीवरी के दौरान कितना कष्ट होता है वो तो एक माँ ही जानती है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए वह ग्रुप डी में है, कोई कार्य कर रही है और डिलीवरी के समय उसके अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
इस समस्याओं की सामना करने से बचने के लिए हमारे संविधान में एक ऐसे सिस्टम को जोड़ा गया है जिसको प्रसूति सहायता करते हैं। यानी कि इस दौरान क्या होगा, अगर डिलीवरी उसकी होगी तो 3 महीने डिलीवरी हुए तो डॉक्टर का देखो तो एक निश्चित दिन तारीख तो देवे करत है, तो वही दौरान 3 महीना पहले डिलीवरी से और 3 महीना बाद तक वका छुट्टी मिले, और छुट्टी मिले के बाद वका आपको पैसा न काटी जाए। यका सबका देख के प्रसूति सहायता संविधान इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है, एकदम लाजवाब टॉप बाटे। यानी बतावा 3 महीना पहले से और 3 महीना बाद वह महिला का का गए बा छुट्टी दिया बा, और वके आपको वेतनों ना काट याद बाटे। प्रमुख रूप से का होगा ये बात की बा। अच्छा मान लिया कोनो पुरुष हुए, तो कोनो पुरुष हुए तो पुरुषों के ऊपर का बाटे ये नियम लागू बाटे। अगर मान लिया कोई पुरुष है, उसकी स्त्री को डिलीवरी होना है, तो उसको अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको वास्तव में अगर उसकी बीवी परेशान है तो उसका काम मन में लगेगा नहीं। जब मन में काम उसका मन में लगे नहीं तो क्या करेगा, वह टेंशन रहेगा, किसी काम को खराब कर देगा। तो सरकार ने यह बताया है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति है और उसकी पत्नी क्या है परेशान है या डिलीवरी के समय है, तो उसको 15 दिन पहले क्या करना है, उसे छुट्टी देनी है ताकि वह अपनी बीवी का अच्छे से देखभाल कर सके। प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 42 में बताया गया है। अब न्याय संगत मनोचित दशा क्या है? मनोचित दशा का मतलब यह है मनोउचित, यानी कि अगर ओकरे मन के उचित बाटे तबे उ काम करे। यानी कि मान लिया कि कोनो व्यक्ति ए कोनो काम करत बा और काम ओका खराब लागे आधा घंटा 1 घंटा करे के बाद, या फिर परेशान हुई बेचारा, तो पर जब परेशान हुई तो का जोर जबरदस्ती मार के तो काम करा सकते। यानी कि जब वो करे मन के उचित रहा, यानी कि मन के दशा के उचित रहा, तबे कोनो भी काम कोनो भी व्यक्ति करे। प्रमुख रूप से ये अनुच्छेद नंबर 42 में जोड़ा गया बाटे। ठीक, और न्याय संगत रहा, यानी कि कार का रहा है एकदम सही रहा है, पता लग लीजिए उनसे गलत काम करवावा। अनुच्छेद नंबर 42 नहीं बताया गया। अनुच्छेद नंबर 42 में 42 में नहीं पसीना बड़ा हो यार, 42 में नहीं 43 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 43 में 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी। अब निर्वाह मजदूरी क्या है? निर्वाह मतलब निर्वाहन करने के लिए मजदूरी चाहिए। आप प्रमुख रूप से संविधान ये बताए बाटे कि कोनो भी व्यक्ति अगर काम करत बाए तो उसे वका कम से कम इतना पैसा दिया ताकि वके जीवन का हो जाए, एकदम निर्वाहित हो जाए, मतलब बीत जाए। इतना पता लगे बेचारे के दिन भरे के 100 रुपया खर्चा बाय और मजदूरी कराया वैसे पैसे दे 70 रुपया, तो 100 रुपये तो खर्चे बाय ना, 70 रुपया दिया और बेगाई ना करा होता है। तो कम से कम संविधान में ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 43 के अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति से आप मजदूरी करा रहे हैं तो कम से कम आप उसको इतना मजदूरी दें कि ताकि उसका जो जीवन है वो अच्छे तरीके से बीत जाए। ना पता लगे बेचारा 100 रुपया का मजदूरी के काम बाटे 70 रुपये देखे पकड़ा जा, चले भैया झुंझुना बजा हुए। ठीक, अब इसी काम को यानी कि इसी अनुच्छेद में बाद में कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं। इसी अनुच्छेद में बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं, आप देखिए। इसी 43 में क्या जोड़ा गया है, कामगारों की मंजूरी, कामगारों की मंजूरी। अब कामगारों की मंजूरी क्या है? संविधान में यह बताया गया है, मान लीजिए देखो मिल में बहुत सारे में काम करते हैं। अब मान लीजिए कि वह जो मिल है वो मिल मालिक किसी काम को बढ़ाने के लिए या समय को मान लीजिए वह बढ़ा रहा है, समय को पहले मान लीजिए 8 से 4 था, अब वह कर रहा है 8 से 5 या 9 से 5 कर रहा है। यानी कि घंटा उतना ही दे रहा है, जो 4 5 6 घंटे आते हैं समय, वह उसको मजदूरों को काम करने के लिए उतना समय दे रहा है। लेकिन जो
घड़ी का समय है उसको बदल दे रहा है, यानी कि 9 से 5 कर दे रहा है। यह बदले, लेकिन बदलने से पहले कम से कम जो काम कर रहे हैं उन कामगारों से वह पूछ ले, भैया आप लोग काम कर रहे हैं, मैं 9 से 5 करने वाला हूं समय, क्या आप इसके लिए मंजूर हैं? तो प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 43 के काम में यह जोड़ा गया है कि कामगारों की मंजूरी होनी चाहिए किसी भी काम अगर कहीं पर भी कर रहे हैं। और उसके बाद ही अनुच्छेद नंबर 43 के काम में ही जोड़ा गया है सहकारी समितियां। सहकारी समिति, सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति यह है कि सहायता देने वाली समितियां, यानी कि देखो मान लीजिए अगर कोई क्या है, मान लीजिए यह कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, ठीक, कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, मतलब नई दिल्ली में लगी है। जब नई दिल्ली में कोई फैक्ट्री लगी है तो नई दिल्ली से मान लीजिए वहाँ पे क्या लग रहा है, उसकी एक चली गई कोलकाता में, कहाँ चली गई? कोलकाता में। एक फैक्ट्री लगी कहाँ पे? कोलकाता में, और एक फैक्ट्री कहाँ लगी? नई दिल्ली में लगी है। तो दोनों फैक्ट्रियाँ के बीच की जो दूरी होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। जब दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो बीचन में कहो एक समिति खोल सका था, यानी कि अगर हियाँ से हियाँ जाए में अगर 2 दिन लागत बा तो बीच में एक अड्डा अपन बना सका था, ताकि एक दिन आँख यहाँ टिका और एक दिन आँख यहाँ टिका, दोनों बड़ी यहाँ लेकिन उसे छोटी ई बना सका था। प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 43 का बताओ, यानी कि सहायता करता है कुछ और सीमित बना सका था जो तू काम करता है। ये प्रमुख रूप से 43 के क्या बनावट बाटे। तो इतना प्रमुख रूप से है, इसके लिए हम अब कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।